हेलो कैंडिडेट्स, हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का मॉक टेस्ट। एक पिंड आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ में एक समान चाल v से घूम रहा है। पिंड का कोणीय त्वरण क्या है? तो एक समान जो वृत्तीय गति होती है उसमें चाल नियत रहती है और गतिज ऊर्जा भी नियत रहती है, और उसका त्वरण जो होता है वो होता है v स्क्वायर अपॉन आर। ए इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है। अगर यहीं पर बोला जाता कि पिंड का वेग नियत है, तो वेग अगर नियत होता तो त्वरण होता शून्य इसका, लेकिन बोला गया है चाल नियत है। ए इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, अपना आंसर बी होगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है सीधा आभासी वस्तु के बराबर, सीधा वास्तविक वस्तु के बराबर, उल्टा वास्तविक वस्तु के बराबर, उल्टा आभासी वस्तु के बराबर। तो क्या आंसर होगा, कमेंट करें। पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद एक बार इसका आंसर देने की कोशिश करें, फिर उसके बाद देखते हैं। देखिए, समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब, तो आप हमेशा ध्यान रखें, आपने ऑप्टिक्स पढ़ी होगी, जो सीधा प्रतिबिंब होता है वो हमेशा आभासी होता है। सीधा प्रतिबिंब कभी भी वास्तविक नहीं होगा, उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। तो सीधा और वास्तविक ये गलत हो जाएगा। उल्टा प्रतिबिंब कभी आभासी नहीं होता, उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा आभासी और वस्तु के बराबर बनता है, ऑप्शन नंबर ए। और ये पार्श्व परिवर्तित बनता है, मतलब जो बायां होता है वो दायां दिखाई देगा और जो दायां होता है वो बायां दिखाई देगा। आप अपने घर के जो मिरर है उस पर लेफ्ट हैंड अगर रेस करेंगे तो आपको मिरर में राइट हैंड उठा हुआ दिखेगा। समझ में आया? अगला क्वेश्चन। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग c समांतर होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं उनका जो वेग होता है वो ई वेक्टर, विद्युत चुंबकीय वेक्टर और वैद्युत वेक्टर, दोनों वेक्टरों के लंबवत, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। अगला क्वेश्चन। पूर्ण कृष्ण पिंड की अवशोषण क्षमता क्या होती है? तो अगर कोई परफेक्ट ब्लैक बॉडी है तो उसकी अवशोषण क्षमता और उत्सर्जन क्षमता दोनों ही 1 होती है, ऑप्शन नंबर ए। सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है, तो सेकंड लोलक का आवर्तकाल क्या होता है, पहले खुद से आंसर देने की कोशिश करें। और सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। ये जैसे अगर आप लोलक बनाएंगे तो इसको ये आयाम की स्थिति है, ये मीन पोजीशन है, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने पे 1 सेकंड और वापस इसी जगह पर आने पे अगला 1 सेकंड लगेगा। और आवर्तकाल क्या होता है, किसी भी चीज़ का पूरा 1 चक्कर लगाने पे, तो आधा जाने पर और वापस आने पर भी 1, तो 2 सेकंड लगेगा। सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। अविरतता सिद्धांत में क्या संरक्षित रहता है? तो अविरतता का जो सिद्धांत होता है उसमें क्या संरक्षित रहता है, द्रव्यमान संरक्षण, वेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण या फिर क्षेत्रफल संरक्षण। तो अविरतता का जो सिद्धांत है उसमें द्रव्यमान संरक्षित रहता है, और बर्नौली प्रमेय जो है उसमें वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ध्यान रखें। निम्न में कौन अधिक प्रत्यास्थ है? तो सबसे अधिक प्रत्यास्थता किसकी होगी, रबर, तांबा, स्टील और एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर स्टील की प्रत्यास्थता सबसे अधिक होती है। जब आप खींचते हैं तो रबर ज़्यादा खिंच जाती है, तो रबर खिंच तो ज़्यादा जाती है लेकिन वो हुक के नियम का पालन नहीं करती है, और प्रत्यास्थता के लिए हुक्स का जो लॉ है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। ऐसी वस्तुएं जिनको हम ज़्यादा लंबा खींच सकते हैं वो प्रत्यास्थ नहीं होती, उनको बोलते हैं इलास्टोमीटर। तो रबर इलास्टोमीटर है, स्टील की प्रत्यास्थता सबसे ज़्यादा होती है। तारों का टिमटिमाना, ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, व्यतिकरण, प्रकाश का अपवर्तन या विवर्तन। तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन है। अगला क्वेश्चन। कोई लिफ्ट 20 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से ऊपर की ओर गति कर रही है, तो उत्पन्न त्वरण। ध्यान दें, यहां पर वेग एक समान है, तो त्वरण क्या होगा, v प्रोपोर्शनल t है तो a क्या हो जाएगा, 0। जब v प्रोपोर्शनल होता है t के, यानी वेग एक समान है, तो त्वरण a क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 होगा।
जरा सा कॉन्सेप्ट था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? बी। यदि लिफ्ट उसी वेग से नीचे की ओर गति कर रही है तो कुल त्वरण क्या होगा? तो वेग अब की बार भी एक समान है, वही ऊपर वाले क्वेश्चन का ही लिया गया है, सेकंड पार्ट है। तो वेग फिर से एक समान है तो त्वरण फिर से क्या हो जाएगा? 0। फैराडे नियतांक का मान, फैराडे कांस्टेंट क्या होता है? फैराडे कांस्टेंट वैल्यू मालूम है हमें, 96,500, 96500, लेकिन 96500 जूल या 96500 कूलाम। तो फैराडे कांस्टेंट होता है 96,500 कूलाम। वैद्युत फ्लक्स फाई की विमा क्या होती है? तो फाई इक्वल्स टू फॉर्मूला में मालूम है बी वेक्टर बी डॉट ए, तो आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको डायरेक्ट ही लर्न करें। ML2T-2A-1, ये ऑप्शन नंबर, ये लास्ट सी लिखा है, ML2T-2A-1 चुंबकीय फ्लक्स। और वैद्युत फ्लक्स है, अगर यहाँ पर होता तो L और T में 2 की जगह 3 हो जाता, मतलब ML3T-3A-1। डायरेक्ट याद कर लीजिए, आप दोनों का डायरेक्ट लर्न कर लीजिए, दोनों इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय फ्लक्स और वैद्युत फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स की होती है ML2T-2A-1। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो तो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता I प्रोपोर्शनल क्या होगा? 1/λ। ये क्वेश्चन चलिए आप बताइए। लॉर्ड रेले का नियम क्या होता है? लॉर्ड रेले, इसको आपको ऑप्शन देखिए, I प्रोपोर्शनल लैम्डा, I प्रोपोर्शनल लैम्डा स्क्वायर, I प्रोपोर्शनल 1/λ स्क्वायर, I प्रोपोर्शनल 1/λ की पावर 4। तो ये भी ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। I प्रोपोर्शनल 1/λ की पावर 4 होती है। प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो वास्तविक तीव्रता की तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आप याद कर सकते हैं। साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का व्यतिकरण या प्रकाश का विवर्तन। तो साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में अगर रंगीन दिखाई दे रहा है तो ये प्रकाश का व्यतिकरण है। और अगर पानी का बुलबुला पानी के अंदर रंगीन दिखाई देता है तो वो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियो सक्रियता की खोज की थी, किसने की थी? रदरफोर्ड, डाल्टन, हेनरी बैकुलर या इनमें से कोई नहीं? रदरफोर्ड, डाल्टन, हेनरी बैकुलर या इनमें से कोई नहीं? तो रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकुलर ने करी थी। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड पियरे क्यूरी ने करी थी। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अलावा जो इससे रिलेटेड हैं वो भी आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। nth कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, nth कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है? तो ये होता है NH/2π। ये क्वांटम शर्त होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, NH/2π। किसी कण का पलायन वेग द्रव्यमान पर किस प्रकार निर्भर करता है? तो पलायन वेग जो होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर, पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। मतलब जिसको आपको पलायन करना है वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि उसके द्रव्यमान पर निर्भर कर सकता है जिस ग्रह से आपको पलायन कराना है, उसके द्रव्यमान त्रिज्या पर निर्भर करता है। दाब एक सदिश राशि है, अदिश राशि है, कोई भी हो सकती है, ना सदिश ना अदिश। तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है बेटा, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, ध्यान दीजिए। एक स्प्रिंग जिसका बल नियतांक 10 न्यूटन पर मीटर है, यदि इसे लंबाई के 5 बराबर भागों में काट दें तो प्रत्येक भाग का बल नियतांक n टाइम्स हो जाएगा, और n की वैल्यू यहाँ 5 है, तो 5 10 जा 50। अगर किसी को हम n बराबर भागों में काट देते हैं तो बल नियतांक n टाइम्स हो जाता है, और अगर खींच देते हैं तो 1/n टाइम्स हो जाता है। अगर हम यहीं पर होता है स्प्रिंग को खींच दिया गया है 5 गुना, तो प्रत्येक भाग का बल नियतांक 10/5 यानी 2 न्यूटन पर मीटर होता। अगर खींचते तब, यहाँ पर काटा है तो n टाइम्स हो जाएगा, n इंटू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और न्यूमेरिकल आया है यहाँ पर। यदि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल 12 सेकेंड है, यदि लोलक लिफ्ट में बंधा हो और लिफ्ट G/3 त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो तो इसका आवर्तकाल होगा।
क्वेश्चन अच्छा है और हम चाहेंगे इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करें। फॉर्मूला आपको बता दिया जा रहा है, t इक्वल्स टू 2 पाई √L अपॉन g। तो पहले t की वैल्यू 12 रखेंगे, L की वैल्यू L और g की वैल्यू g। दूसरे में आपको t डैश फाइंड करना है, L की वैल्यू g की और यहाँ पर g प्लस a कर देंगे, ठीक है। और फिर दोनों का डिवाइड कर देंगे और उसके बाद कमेंट करके आप इसका आंसर हमें बताएंगे, ठीक है। t इक्वल्स टू 2 पाई √L अपॉन जी और फिर t इक्वल्स टू 2 पाई √L अपॉन जी प्लस a करके सॉल्व करें, दोनों का डिवाइड कराएंगे। आंसर इसका 6√3 सेकेंड आता है शायद, मे बी। इसको सॉल्व करें, उसके बाद आंसर इसका कमेंट करें। यदि सरल लोलक को द्रव के अंदर दोलन कराया जाए तो इसका आवर्तकाल, देखिए अगर कोई सरल लोलक है हवा में दोलन कर रहा है तो जल्दी जल्दी हिलेगा, लेकिन जब आप उसको पानी में डाल देंगे, किसी द्रव में डाल देंगे, तो क्या होगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम हो जाएगी मतलब अब उसको मूव करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, उसका आवर्तकाल बढ़ेगा। वृत्तीय गति में केंद्र के बाहर की ओर एक बल कार्य करता है, तो केंद्र के बाहर जो बल कार्य करता है वृत्तीय गति में उसको अपकेंद्र बल बोलते हैं, और केंद्र की ओर जो बल कार्य करता है उसको अभिकेंद्र बल बोलते हैं। पूछा गया है केंद्र के बाहर की ओर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 0.0024 में सार्थक अंक हैं, तो यहाँ पर देखिए शून्य लिखे हुए हैं आगे वाले, दो अशून्यों के बीच के शून्य सार्थक अंक होते हैं। यहाँ पर ये शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे, यहाँ पर सार्थक अंक सिर्फ 2 हैं, 2 और 4, 2 सार्थक अंक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेग की विमा, आवेग इम्पल्स I इक्वल्स टू एफ इंटू टी, ये फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू एफ डॉट टी। तो अगर आप निकालेंगे तो mL2t-2 ये f का होता है और t की 1 होता है, तो mLt-1। देखिए I इक्वल्स टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है F यानी फोर्स और T टाइम। F की क्या होती है, mLt-2, ठीक है, और T के लिए T होगी। अब यहाँ पर T माइनस में है और यहाँ T प्लस में है, तो mLt-1 आ जाएगी। समझ में आ गया आपको, तो mLt-1 यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, आंतरिक ऊर्जा की अवधारणा ऊष्मागतिकी के कौन से नियम से मिलती है। आंतरिक ऊर्जा की अवधारणा, आंतरिक ऊर्जा की अवधारणा ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से मिलती है। सर कैसे मिलती है, फॉर्मूला होता है दी गई ऊष्मा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। तो देखिए यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा आ रहा है फॉर्मूले में कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो आंतरिक ऊर्जा की अवधारणा ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस, तो कमेंट करके बताएं कि क्या आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट चाहिए या फिर मॉक टेस्ट मिसलीनियस चाहिए पूरी फिजिक्स का, जैसा कि ये था। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए कहेंगे तो मैं चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन हैं मैं उन क्वेश्चंस को कवर करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।